हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। आई एम संदीप कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जीएस सेकेंड पेपर, जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं। ये ऐसा पेपर है जो कम से कम 10,000 परीक्षार्थियों की पर ईयर प्रीलिम्स में नैया डुबो देता है। क्या है, क्यों है, कैसे है, इससे बाहर कैसे निकले, ये जो सीसेट नाम का फियर है, जो सीसेट नाम का कीड़ा है, उससे हम निजात कैसे पाएं और अपने प्रीलिम्स रिजल्ट में हम इसको इसकी कट ऑफ को क्लियर कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब जो स्ट्रेटजी मैंने यूज करी है जिससे मुझे अच्छे रिस्पांस मिले हैं, हम उसी पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो सीसेट के बारे में समझना आवश्यक है, और उसके पहले एक विशेष सूचना, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है और जो हमें बदला लेना था वो हमने बखूबी अच्छे प्रकार से बदला लिया है। और पाकिस्तान को इस बार हमेशा सोचना पड़ेगा कि नहीं, अगर इंडिया के साथ, भारत के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव होता है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो ये 1999 का या 2000 के पहले का भारत नहीं है, 2025 का भारत है, कि जहां सब कुछ तय समय पर, तय जगह पर हो ही जाता है। ओके, तो गलत फहमी में मत रहना कि हम हमेशा शांति का संदेश देंगे, हमें लड़ना आपसे बेहतर आता है। ओके, तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी खुश होंगे, आई होप। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 25 मई को है। अब आज जो है 8वां को ही है, तो लगभग आपके पास 15 से 16 दिन या 17 दिन बचे हुए हैं, जहां पर आपको दो पेपरों पर फोकस करना है, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने बता रखी है कि आपको बस 50 क्वेश्चन पर फोकस करना है। 50 सही कर लो, प्रीलिम्स हो गया, फर्स्ट पेपर हो गया। सेकेंड पेपर में 80 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 27 सही करने होते हैं और आप क्लियर कर ले जाते हैं। लेकिन ये 27 इतने आसान नहीं है जैसे जीएस फर्स्ट पेपर में 50 इतने आसान नहीं है, उसी प्रकार ये 27 इतने आसान नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने रिगरस हार्डवर्क नहीं किया, तो ये मान के चलिए आपका सीसेट में बेड़ा गर्क होना पक्का है। अब जो बात मैं करने वाला हूं, इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लगभग 27 से 30 क्वेश्चन इससे, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इससे, और लगभग 30-32 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 80 ऑन एन एवरेज 80 क्वेश्चन हैं। अब किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। अमूमन देखो, 3 टाइप के विद्यार्थी हैं। एक वो हैं जिनकी मैथ एकदम निल है, वो सिर्फ रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उसमें जाते हैं, इनके पास होने के चांसेस थोड़ा ठीक ठाक होते हैं। एक बच्चे वो हैं जिनको ना तो मैथ आता है ना तो रीजनिंग आता है, वो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जाते हैं। इसमें कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, कुछ हिंदी मीडियम वाले ज्यादा हैं, है ना। इनका बेड़ा गर्क होना 90% होता है कि नहीं, ये फेल ही होंगे। ओके, एक वो टाइप है जिनको ना तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ना रीजनिंग आती है, ना मैथ आती है, तो ये तो पक्का मान के चलिए इनका ये 100% वाले हैं कि ये फेल ही होना है। अब उन पे फोकस करते हैं जिनका इन 3 सेगमेंट में से 2 सही है, ठीक ठाक है। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कितना भी एक्यूरेट करोगे, तो ये मान के चलो, मान लिया 30 क्वेश्चन आपने करें तो 20 ही सही होने के चांसेस हैं, इससे ज्यादा सही होने के चांसेस है ही नहीं। तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे गए हैं तो आप पास नहीं होंगे। फिर रीजनिंग और मैथ, भाई रीजनिंग और मैथ के भरोसे भी जाओगे ना तो भी बेड़ा गर्क होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि मैथ के इतने स्टैंडर्ड सवाल आते हैं कि 10-12 सवाल करने के बाद आपका दिमाग हवा हो जाएगा, आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। ठीक है, इतनी आसान मैथ नहीं आती, यूपीएससी यहाँ भी बड़ा गेम खेलता है। ओके, रीजनिंग में भी लेंथी हो जाते हैं कभी कभार, तो 8-10 क्वेश्चन तो हम बड़े इजिली कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको इन 15 दिनों में क्या करना है। 15 दिनों में मोटा मोटा आपको 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर को पीवाईक्यू जरूर करने हैं। ये अब मत ड्रॉप करना कि नहीं अभी हफ्ते भर पहले कर लेंगे, भैया कर लो। अगर आपको थोड़ा सा भी शंका है, डाउट है कि नहीं मेरा सीसेट गड़बड़ करेगा, तो कर लो, और नहीं हवाबाजी हवा ही हो जाएगी, इतना आसान नहीं होने वाला है।
ठीक है, कि इतना आसान समझ बैठे हो। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना कि सर अरे सर हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां भी निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, है ना। तो वो भैया हवाबाजी में, वो शायरी अब तक तो ठीक है, लेकिन जब सीसेट देखोगे तो हवाबाजी गोल हो जाएगी। एक तो पहली मीटिंग 9:30 से 11:30, ठीक है, उसके बाद गैप, फिर 2 से 4 पेपर होता है। इस गैप में ना डिहाइड्रेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, धूप ज्यादा है, दिक्कतें ज्यादा हैं, आप थोड़ा सुस्ताने लगते हैं, गर्मी में एनर्जी भी लो होती है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हवाबाजी के चक्कर में ना रहें, थोड़ा सा अभी से ध्यान दे लें। ठीक है, ये पेपर जो होता है ना, ठीक है, ये पेपर क्या करता है, ये सेकेंड मीटिंग होता है, ठीक है, 2 से 4 में। आपको क्या करना है, ईच डे यानी लगभग पूरे 15 दिन 2 से 4 यानी 2 घंटे का टाइम निकाल करके सिर्फ सीसेट पेपर पे लगाइए, सिर्फ सीसेट पेपर पे लगाइए। खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जबरदस्त मेहनत करें, समझने का प्रयास करें। उनके जो शब्द हैं, जो टिलेंडर वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स के आधार पर पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका होता है, उस पर मेहनत करें, उस पर थोड़ा सा काम करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कम से कम सिंप्लीफाई कर लें, उन सारे शब्दों को सिंप्लीफाई करना अति आवश्यक है। ठीक है, और होता ये है ना कि पैसेज बड़े होते हैं। पिछले मैं कुछ सालों से 4-5 सालों से देख रहा हूं कि पैसेज 150 शब्दों से लेकर के 300 तक पहुंचने लगे हैं, कभी कभार ये आंकड़ा 500 तक भी पहुंच जाता है। और क्वेश्चन महज एक पैसेज पे एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, या और ज्यादा जाएंगे तो 3, इससे ज्यादा होंगे ही नहीं। यानी आपको 70% सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 20% सवाल ऐसे होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 10% सवाल ऐसे होंगे जिसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो आपको फोकस करना है, यानी 70% वालों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और बच्चे गलती कहाँ करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी माध्यम के बच्चे गलती करते हैं। मान लिया मैंने हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और हिस्ट्री से रिलेट करके कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कोई पैसेज आ गया। अब हमें प्री नॉलेज तो है ही है हिस्ट्री का, क्योंकि हमारा ऑप्शनल रहा है। जब प्री नॉलेज है तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अप्लाई कर देते हैं, और ऑप्शन जो कहना चाहता है उसको बदल करके हम अपने हिसाब का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अमूमन बच्चों के साथ होती है, और उनका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते समय अपने प्री नॉलेज को यहां पर अप्लाई नहीं करना है। जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलता है, जितना पैसेज कह रहा है, जो भी वो स्टोरी बता रहा है, उस स्टोरी के हिसाब से ही उसका निष्कर्ष होगा, उस स्टोरी के हिसाब से ही उसका एजम्पशन देना है, उस स्टोरी के हिसाब से उसको क्रिटिकल एनालाइज करना है। अपने हिसाब से, अपने प्री नॉलेज के हिसाब से उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं करना मेरे भाई। और ऑप्शन अगर किसी पैसेज में 2 हैं या 3 हैं, ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो ऑप्शन होगा वो अपना अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तीनों के ऑप्शन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब तीनों के उत्तर एक जैसे नहीं होंगे, नहीं ही होंगे। ये बात भी ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये कर देते हैं। फिर वो वाले बच्चे आते हैं कि नहीं 2 में 3 सही, 3 हटा दिया, 1 और 2 सही हो गया, अब तो ये खत्म हो गया, युग्म चलने लगा, एक युग्म सही है, ग्रुप चलने लगा, ग्रुप 1 सही, ग्रुप में 2 सही, ग्रुप में 3 सही, चारों सही, ये चलने लगा है। तो आपकी हवा तो और भी खराब हो गई। ओके, फिर भी मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी वो मैं क्या करता था, मैं मैथ के लगभग 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कर लेता था। मेरी सिंपल स्ट्रेटजी थी, मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ सिंपल वाले जो क्वेश्चन होते थे, 30 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें 8-10 क्वेश्चन सिंपल हो जाते थे, आराम से निकल आते थे। कभी मैथ में कम हुए तो रीजनिंग में बढ़ गए, रीजनिंग में कम हुए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बढ़ गए। इसमें ला करके मैं 50 से 55 क्वेश्चन कर लेता था, जिसमें लगभग मेरे 40 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाते थे, और मेरा प्रीलिम्स आराम से सीसेट निकल जाता था। क्या ही दिक्कत है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगर मैथ नहीं आती तो उसको डिनाई कर देते हैं, खत्म, रीजनिंग नहीं आती खत्म, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता खत्म। ओके, हमें तीनों टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को छांटना पड़ेगा, वेरी कराना पड़ेगा, और उस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। इन केस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत टफ आ गया तो यहाँ पर आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, और हाथ पैर रीडिंग मैथ और रीजनिंग में तभी मार सकते हैं जब आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी। ये बात हमेशा याद रखना, बिना प्रैक्टिस के आप हाथ पैर नहीं ही मार सकते। ओके, अगर बिना उसके तो वही अंधे वाला, अंडे के हाथ बटेर लगना होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा।
जब आपको लगे, देखो क्या होता है ना, पेपर का एक रूल होता है कि जब आपको लगे कि यार इन सब चीज़ों से काम नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, तब आप क्या करना, तुक्का, तुक्का लगाना, सोच समझ के, सोच समझ करके, ठीक है, तुक्का लगाना। जब आपको लगे कि यार 27 क्वेश्चन मैं सही नहीं कर पा रहा हूं तो आप क्या करना, करीब 65 से 70 क्वेश्चन करना, तुक्का मारना, और थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें अप्लाई करना, थोड़ा सा समझदारी के साथ करना। इनके हिसाब के 30 क्वेश्चन सही हो जाए, 40 क्वेश्चन सही हो जाए तो निकाल के आप पास हो जाएंगे। और ये 27 क्वेश्चन करने से बहुत सारे लोग 27 करके आ जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके आ जाएंगे, या मैथ रीजनिंग मिला के 27 से 30 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। इतने कम नहीं करना है, 50 से 60 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ओके, इतना करके आना है। दूसरा, आपको रोज क्या करना है, ईच डे कम से कम 2 घंटे सी सेट को देना है आपसे, ठीक है, सी सेट को देना है। चाहे आप मॉक कर लें, चाहे आप PYQ कर लें, चाहे आप कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कर लें, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, या फिर कोई बुक मंगा लें, है ना, जो UPSC स्टैंडर्ड से बिलोंग करती हो। ओके, तो वो कर लें, कुछ भी इनमें से कोई भी एक चीज़ कर लें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। बार बार मैं कहता हूं, मैं पिछले 3 महीने से 90 मंथ्स डेज से मैं यही बता रहा हूँ, सी सेट को इजीली में मत लीजिए। हर बार कम से कम 20 से 25 हजार बच्चे सिर्फ सी सेट की वजह से बाहर हो जाते हैं, कम से कम। इनको मेंस का मुंह देखने को नहीं मिलता, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके 3 से 5 अटेम्प्ट तक गैप हो गए हैं सी सेट की वजह से। इतना इजी वे मत लो, है ना। अगर आपने 2-4 साल से मेहनत कर रखी है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जितने भी टाइम आपने यूपीएससी को दिया है ना, और बहुत अच्छा काम किया है आपने, हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है आपने, पॉलिटी में बहुत अच्छा काम किया है आपने, ज्योग्राफी में, यानी ओवरऑल कहें तो जनरल स्टडी पेपर आपने बहुत अच्छा तैयार कर लिया है, रिवीजन भी अच्छा है। लेकिन सी सेट पर प्रॉपर ध्यान न देने की वजह से वो सारी चीजें रखी की रखी रह जाएंगी, और नेक्स्ट 1 ईयर बाद, यानी आफ्टर 1 ईयर, आप क्या करेंगे, फिर से प्रीलिम्स देंगे, फिर से आपको डर लगेगा, फिर से यही गलती दोहराएंगे, ठीक है। तो गलती नहीं दोहरानी, कम से कम इतना जरूर कर लेना है कि हमारा सी सेट पेपर आराम से निकल जाए। बात समझ में आ गई? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से जब तक बाहर आओगे नहीं तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, और जब क्लियर नहीं होंगी तो हर बार मेरिट देखोगे। कोई भी टॉपर कोई भी कुछ भी बता दे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि सिर्फ 1 या 2 सेगमेंट के भरोसे आप सी सेट को क्लियर नहीं कर सकते। आपको तीनों चीजों पर, तीनों जगहों पर बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तीनों जगह पर बराबर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ, अपने भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। ओके, ये मैं मतलब नीट एंड क्लीन बात करना चाहता हूं कि ज्यादा टाइम है नहीं, 15 दिन के आसपास बचे हुए हैं आपके पास, है ना। इसमें भी आप प्रॉपर स्टडीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भाई अब फिर क्या ही आपके लिए क्या मैं कह सकता हूं। और GS फर्स्ट पेपर में खासकर पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी का बेसिक, इससे लगभग 70% सवाल पूछे जाते हैं। रिवीजन करते समय इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है, उन बेसिक टॉपिक को जरूर देखना है, और इनकी लैंग्वेज को समझना है, और समझदारी के साथ चीज़ें करनी है। कम से कम इसका भी PYQ एक बार अवश्य देख के जाएं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मॉक वगैरह दें तो वही 9:30 से 11:30 वाली टाइमिंग में दें, जिससे आपको कम से कम एग्जाम भवन में नया सा नहीं लगेगा। अच्छा खाएं, हेल्दी फूड खाएं, प्रॉपर नींद लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, एंजाइटी से बचें, डिप्रेशन से बचें, और आराम से काम करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कोई आपकी ज़िंदगी को हार्म पहुंचा सकता है। अगर आप बेहतर तरीके से जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी सेट को बहुत अच्छा करना है इस बार, यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा इरादा होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लासेस हम जल्दी ही करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ क्योंकि डिग्री कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, और एज ए इन्विजिलेटर मुझे वहाँ देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन 16 के बाद मैं एकदम फ्री हो जाऊँगा तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आपके एग्जाम जल्दी आए, कॉल लेटर भी इशू होने वाले हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। धन्यवाद।